हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एक और लेक्चर में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलॉम्स लॉ। कौन सा? कूलॉम्स लॉ। पिछले लेक्चर्स में हमने चार्ज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्यों प्रोड्यूस हुआ, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ओके, दैट ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, सो नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस कूलॉम्स लॉ इन दिस लेक्चर। ओके, आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? बेसिकली कूलॉम्स लॉ ही डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर ढेर सारे एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टडी करें कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स अबाउट फोर्स। इट states about forces or force between charges. ओके, कूलॉम्स लॉ किसके बारे में बात करता है? तो फोर्स के बारे में बात करता है। किसके फोर्स के बारे में बात करता है और किसके बीच में फोर्स है? तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में बात करता है। तो जब भी आप कूलॉम्स लॉ याद करो तो इसका मतलब ये है, या तो जब भी हम ऐसा बोले फ्यूचर में भी अप्लाइंग कूलॉम्स लॉ मीन्स व्हाट, दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट फोर्स बिटवीन चार्जेस। क्या हम डिस्कस करेंगे? फोर्स बिटवीन। हमने वो देखा था ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे थे, फिर नेगेटिव रिपेल कर रहे थे, दोनों पॉजिटिव रिपेल कर रहे थे। सो दैट रिपल्शन और अट्रैक्शन यू कैन से एज अ फोर्स, एंड हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग एंड इन विच डायरेक्शन फोर्स विल एक्ट. Okay, and what will be the magnitude of the force and how the force will behave, that all is discussed by this great scientist Coulomb. Okay, तो आइए शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ में क्या है? दो चार्ज जिसकी साइज बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत छोटी। ओके, या तो अगर आप बड़ी साइज ले लो तो उनके बीच का डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि उसके साइज से ज्यादा हो, मतलब कि उसकी साइज नेग्लिजिबल हो। तो इधर हम इनको बोलेंगे पॉइंट चार्जेस। क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। ये पहला चार्ज है इसलिए इसका नाम दे दिया Q1। यह दूसरा चार्ज है इसलिए इसका नाम दे दिया Q2। और सोचो कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? एक्सपेरिमेंट से दैट फोर्स बिटवीन द चार्जेस, force between the charges is directly proportional to product of magnitude of the charges. Product of magnitude of the charges. ओके, पहला ये पता चला, मतलब कि अगर चार्ज की वैल्यू आप बढ़ाओगे, ये प्रोडक्ट जितना बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा, ये प्रोडक्ट जितना कम होगा उतना फोर्स कम होगा। एंड द सेकंड थिंग, force between these two charges is inversely proportional to square of the distance between them. Square of the distance between their centers. इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये अगर चेंज होगा तो भी ये फोर्स चेंज होने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं तो फोर्स कम होगा और डिस्टेंस कम कर दूं तो फोर्स ज्यादा होगा। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल टू 1/r नहीं है, r स्क्वायर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दो चीज को प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट, फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? सो कंबाइनली इफ यू राइट, देन यू कैन राइट लाइक दिस: फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 upon R square. Force proportional to Q1 into Q2 upon R square. ऐसा कूलॉम्स ने बोला, कूलॉम ने, कि क्या है? फोर्स किसके प्रोपोर्शनल में है? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, समझ में आ रहा है ना? जितना प्रोडक्ट ज्यादा, मतलब कि ये जितना ज्यादा होगा, ये पूरा Q1 Q2 upon R square, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ज्यादा, and vice versa you can say about like that. Clear? Here Q1 and Q2 are the charges and R is the distance between their centers. Distance between their center. For example देखो, अगर हम ये चार्ज इधर ले लें यहां पर, तो डिस्टेंस
कौन सा होगा, ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन, ओके, तो ये है r, ओके, समझ आ रहा है ना, ये आप बोल सकते हो r डैश भी है, ये डिस्टेंस बढ़ गया है इसलिए यहाँ पर फोर्स थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पर फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होगा, समझ आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके, सपोज चार्जेस आर इन वैक्यूम, ऐसा सपोज करें, चलो चार्ज कहां पर है, वैक्यूम में है, या तो वैक्यूम में नहीं है या तो एयर में है, ऐसा सपोज करो, चलो ठीक है, एयर मतलब कि एयर की डेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए। ऐसे टाइम में क्या होगा अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि वेरिएशन क्या होगा, लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो हमें इक्वल टू साइन यहाँ पर डालनी होगी और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना होगा, वहां पर हम डालेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके, ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और के की वैल्यू क्या है, k इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹, ये वैल्यू आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी कैलकुलेशन में, और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 9 इंटू 10⁻⁹। चलो इसकी यूनिट की बात करें तो ये फोर्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा, न्यूटन, फिर R स्क्वायर उधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 नीचे आएगा तो पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है बेसिक, दिस रिप्रेजेंट्स कूलम्स लॉ, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपको अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए बच्चों, ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये है सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्या है ये, मैग्नीट्यूड, मतलब कि कितना फोर्स लगने वाला है, ठीक है, फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा ये बताएगा, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूला को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, इस फोर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप चेंजेस देखो क्या है, आप अपने आप बोल सकते हो कि क्या चेंजेस है, देखो ये फोर्स है, फोर्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर सेम टू सेम है, और K, और यहाँ पर क्या है 1/4πε0, एप्सिलॉन, ये इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन 0 ऐसा बोलते हैं। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ऐसी वैल्यू है, ठीक है। और ये एप्सिलॉन 0 है क्या, एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी, क्या बोलेंगे हम इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस जो है वो कितना, देखो नाम परमिटिविटी है लेकिन एक्चुअली में ये परमिटिविटी नहीं है, ये हमें ये बोल रहा है कि कितना वो रोकेगा, फोर्स को जाने के लिए रोकेगा। देखो एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग से चीज बोलूँ आपको मैं, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर चार्ज Q1 है और यहाँ पर चार्ज Q2 है, ठीक है, और ये उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। फिर वो आपने मैग्नेट में देखा होगा कि मैग्नेट को, एक मैग्नेट को अगर आप पास में लेके जाते हो तो दूसरा मैग्नेट दूर जाएगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही पास में लेके जाते हो डायरेक्टली वो दूर नहीं चला जाता है, थोड़ी देर के बाद जाता है, 1 या 2 सेकंड के बाद। आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। इन द सेम सेंस अगर मैं इस Q1 और Q2, सोचो कि ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, अगर अनलाइक हो गए तो भी कोई बात नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अगर इसको पास में लेके जाऊं या थोड़ा सा ही डिस्टेंस चेंज करूं तो इसके ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है वो इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा। इसके ऊपर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी उसकी जो स्पीड होगी वो c होगी, कितनी होगी, c, और उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, r, तो c इज इक्वल्स टू r अपॉन p, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन, तो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू r अपॉन c। इतने टाइम में चेंज होगा,
ठीक है। अगर वैक्यूम है तो ये स्पीड हाईएस्ट होगी, ठीक है। और अगर कोई और डिस्टेंस है, कोई और अगर मीडियम है बीच में, तो ये सी है, सी नहीं रहेगा और वेलोसिटी रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये सी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये टाइम बहुत कम होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि इस चार्ज को हम वेरी कर रहे हैं, तो उसके थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर फोर्स चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये टाइम बहुत छोटा है। सी की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸, और जब ये ऊपर जाएगा 10⁻⁸, बहुत कम टाइम होगा ना, 10⁻⁸ सेकंड बहुत कम होता है। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं मीडियम चेंज करूंगा तो ये सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सी की वैल्यू चेंज होने से इस पे जो फोर्स लगने वाला है, या उस पे जो फोर्स लगने की जो क्या बोलेंगे स्पीड है, या तो फोर्स लगने की जो इंटेंसिटी है, वो चेंज हो जाएगी, ये मीडियम के चेंज होने की वजह से। तो सब मीडियम की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है कि कितना डिस्टेंस चेंज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब कि किस तरह उस पर फोर्स लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? परमिटिविटी। क्या बोलेंगे हम उसको? परमिटिविटी। इस तरह फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन 0। और उसकी वैल्यू कितनी है? 8.85 × 10⁻12। आइए इसके यूनिट की बात करें तो एप्सिलॉन 0 यहां पर है, हम इसको इधर लेके आएंगे तो यहां पर Q1 Q2 का क्या है? कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। और फोर्स नीचे लेके आएंगे तो पर न्यूटन, और R² इधर है तो पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां पर 1/4πε0 जो है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? K बोलते हैं, K, ठीक है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। अच्छी तरीके से याद रखना। K की वैल्यू 9 × 10⁻9। एप्सिलॉन 0 और K दोनों डिफरेंट थिंग्स है। ये K क्या है? K = 1/4πε0। एप्सिलॉन 0 और K को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको मिलेगा? 1/4π। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये तो बात हो गई फोर्स की। कब? जब चार्ज कहां पर होंगे? वैक्यूम में होंगे या तो एयर में होंगे। जब चार्ज वैक्यूम या एयर में नहीं होंगे, जब चार्ज वैक्यूम या एयर में नहीं होंगे तब क्या होगा? तो देखो, when charges are placed in some other medium, ओके, अदर मीडियम का मतलब है कि एयर और वैक्यूम के सिवा कौन सा मीडियम? कोई और मीडियम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने दोनों चार्ज को केरोसिन में रख दिया इस तरह, देन व्हाट यू विल से F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अच्छी तरीके से देखो, ये कब? वैक्यूम। और ये कब? इन मीडियम। तो क्या चेंज हुआ? यहां पर 1/4πε0 Q1 Q2/R² है, यहां पर 1/4πε0 εr Q1 Q2/R² है। तो चेंज क्या हुआ? एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे रिलेटिव डेंसिटी नहीं था, उसी तरह रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। एप्सिलॉन r को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। देखो ये K जो है, K ये कांस्टेंट है 1/4πε0, ओके। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कोइंसिडेंस ऐसा हो गया है कि इसका सिंबल भी K ही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल भी, ये हमने एप्सिलॉन r लिखा ना, यहां पर अगर आप ऐसा लिखो कि K, ये वाला K नहीं, कोई और K, ठीक है। और K मतलब कि कौन सा? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। तो हम अब से यहां पर K नहीं लिखेंगे, यहां से हम क्या लिखेंगे? K डैश लिखे, ताकि कंफ्यूजन ना हो।
के जब लिखेंगे तब क्या होगा 1/4πε0 वाला 9 × 10⁹ वाला, लेकिन जब हम के डैश लिखेंगे तब कौन सा लिखेंगे हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ आ रहा है? तो 1/4πε0 आप दूसरी बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। तो 1/4πε0 के डैश Q1 Q2 अपॉन R², या तो क्या था ये एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी थी। तो देखो मैं एक रिलेशन आपको बोलता हूँ, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 और यहाँ क्या था, एप्सिलॉन आर था, उसकी जगह पर आप सिंपली एप्सिलॉन लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये किसके विथ रिस्पेक्ट टू थी, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। देखो हम डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी लेते हैं तो वो भी डेंसिटी किसके विथ रिस्पेक्ट टू लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसीलिए वाटर की रिलेटिव डेंसिटी हम कितनी लेते हैं, 1। ठीक उसी तरह यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू हम किसकी लेंगे, वैक्यूम। तो वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 1। ओके, किसके लिए, फॉर वैक्यूम। अच्छी तरीके से समझो, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर कितना हुआ, 1। तो अगर हम एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 यहां पर रखें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बेसिक फॉर्मूला है, 1/4πε0 के डैश Q1 Q2 अपॉन R²। यहां पर हमने के डैश क्यों नहीं लिखा, हमने लिखा ही है लेकिन दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है, 1। मैं आपको बोल दूं एप्सिलॉन आर और के डैश दोनों सेम ही है, ठीक है। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है। तो यहां पर देखो ये जो एप्सिलॉन मिला, ये एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 करेंगे तो हमें एप्सिलॉन आर मिलेगा। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गई और ये परमिटिविटी ऑफ द स्पेस हो गई। तो यहां पर इन दोनों के यूनिट सेम है, इसलिए एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। एप्सिलॉन आर इज डायमेंशनलेस। देखो ये सब छोटी छोटी चीजें 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। एप्सिलॉन आर क्या है, डायमेंशनलेस। और मैं एक आपको ये वर्क करना है कि एप्सिलॉन 0 का क्या डायमेंशन होगा और के का क्या डायमेंशन होगा। एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन क्या होगा डिराइव आपको करना है, मैं आपको इससे फिर बोल देता हूं कि क्या डायमेंशन होगा। एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन होगा m-1 l-3 t4 a2। क्या होगा, m-1 l-3 t4 a2। यहाँ पर कूलम स्क्वायर है, ठीक है, चलो डिराइव भी कर लेते हैं। कूलम स्क्वायर है तो कूलम का क्या है, चार्ज है, तो Q इक्वल टू IT होगा। तो IT, तो I का क्या है A और T का क्या है T, तो टाइम का T है तो कूलम स्क्वायर है, इसलिए A2T2 इसका हो गया। और न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, तो फोर्स का क्या है, तो m1 l1 t-2, ठीक है। इसका डायमेंशन तो अब 12th में हो तो इसको याद तो हो गया होगा। तो n⁻⁻1, तो यहाँ क्या होगा m-1 l-1 t2, क्यों, n⁻⁻1 इसलिए। अभी मीटर स्क्वायर तो l-2। तो चलो इसको सोल्व करें, m-1 l-1 -2 -3 t4 और a2, ठीक है। और k का डायमेंशन इसको एग्जैक्टली अपोजिट, क्यों, क्योंकि 1/4πε0 इज इक्वल टू के है ना, वो कांस्टेंट वाला 9 × 10⁹ वाला। तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा m1 l3 t-4 a-2। कभी कभी q को ही बेसिक यहाँ पर q लिख देते हैं, तो q इज इक्वल टू IT हुआ, q इज इक्वल टू IT, मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, AT बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर AT कितने हैं, A 2 है और T 4 है, तो हम इसका डायमेंशन एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन इस तरह भी कभी कभी लिखा जाता है, m-1 l-3 यहाँ पर Q2 T2,
क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या है, AT, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, A2T2, तो T2 एक इसमें आ गया और T2 एक और बचा वो इसमें आ गया और A2 इसमें आ गया, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो इस तरह आप इसका डायमेंशन डिराइव कर सकते हो। और क्या आपको समझ में आया कि जब वैक्यूम में है, चार्जेस कहां पर है, वैक्यूम में, तब आपको कौन सा फोर्स लगाना है, ये F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब वो वैक्यूम में नहीं है और कोई और मीडियम में है तब ये फोर्स, तो हम चलो इसको नाम देते हैं F0 और इसको क्या नाम देते हैं F। तो F अपॉन F0 अगर करते हैं, क्या करते हैं, F अपॉन F0, तो हमें क्या मिलता है देखते हैं, 1/4πε0 K डैश Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर 4πε0 R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, तो Q1 Q2 कैंसिल हो गया, R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4πε0 कैंसिल हो गया, तो F अपॉन F0 इज इक्वल्स टू K डैश। तो इस तरह आप K डैश की वैल्यू डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा that force between two charges is 10 Newton in vacuum and 5 Newton in another medium, 10 Newton in vacuum, ठीक है, समझ में आ रहा है? F अपॉन F0 इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 1 अपॉन K डैश, सॉरी F अपॉन F0 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 1 अपॉन K डैश। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, F0 अपॉन K डैश, ऐसा भी आएगा, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो F0 अपॉन F, F0 अपॉन F इज इक्वल्स टू क्या होगा, K डैश। तो क्या बोलेंगे, देखो फॉर एग्जांपल वैक्यूम में 10 न्यूटन फोर्स है और किसी और मीडियम में 5 न्यूटन, तो 10 अपॉन 5 कितना हो गया, 2, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डायरेक्टली फोर्स की जो रेशियो है उसको करके फाइंड कर सकते हो। एक बात मैं बोल दूं, हाईएस्ट फोर्स फॉर गिवन डिस्टेंस, highest force between charges is in vacuum, हाईएस्ट फोर्स बिटवीन चार्जेस इज इन वैक्यूम, वैक्यूम में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम है तो उसमें थोड़ा सा कम फोर्स लगेगा, ठीक है ना, समझ लिया? ओके, तो ये तो हमने सिर्फ उसके फॉर्मूला की बात की कि क्या होता है, कि कैसे फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, और ये सब देखो हमने बात की थी सिर्फ मैग्नीट्यूड की, ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, ये मीडियम के लिए एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r कभी कभी कैलकुलेशन के लिए आएगा, और ये वैल्यू भी हमें याद रखनी है, ठीक है? तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम देखते हैं कि फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप इसको पॉज करके भी नोट कर लेना। कितनी प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया उस पर से कंक्लूजन मिला। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है, मतलब कि अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। मैं एक बात बोल दूं आपको, देखो Q1 और Q2 अगर लाइक चार्जेस है, मतलब कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होता है, कहने का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव दोनों है तो भी नेगेटिव का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 होगा। उस टाइम पर फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव। और अगर दोनों अनलाइक है, Q1 एंड Q2, वन इज पॉजिटिव, वन इज अ नेगेटिव, देन दैट प्रोडक्ट विल बी लेस देन 0, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो उस टाइम पर ये फोर्स कैसा होगा, एट्रैक्टिव। कैसा फोर्स होगा, एट्रैक्टिव। समझना है, अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो ये फोर्स रिपल्सिव होगा, और Q1 Q2 लेस देन 0 है तो ये फोर्स कैसा होगा, एट्रैक्टिव होगा। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज एक्टिंग अलोंग लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, और लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ द चार्जेस, सेंटर्स ऑफ चार्जेस ऐसा भी बोल सकते हैं। इसीलिए हम इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। कहने का मतलब क्या है, देखिए एक चार्ज इधर है,
Q1 और दूसरा चार्ज इधर है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, ये लाइन ज्वाइन की हमने, तो अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो ये इसके ऊपर, मतलब ये इसके ऊपर, या तो अगर दोनों लाइक हैं तो इसको ऐसे फोर्स लगाएगा, लाइन ऑन द सेम लाइन, ठीक है, ऐसे 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 नहीं। और अगर वो दोनों अनलाइक है तो उसको अपनी ओर खींचने की ट्राई करेगा। ओके, इफ दे आर लाइक चार्जेस, ओके, देन इट विल रिपेल, एंड इफ दे आर अनलाइक चार्जेस देन इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द अदर चार्ज। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो ये लाइन के ऊपर ही फोर्स लगेगा, तो इट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। थर्ड वन क्या है, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, मतलब कि यहाँ पर हम सारे लॉज ऑफ कंजर्वेशन लगा पाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल इस फोर्स ने इसको, इस चार्ज को थोड़ा सा इधर लेके गया, Q2 इधर लेके गया, ठीक है, और बाद में वापस Q2 को इधर लेके आएगा, तो इसमें नेट एनर्जी चेंज कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव इन द नेचर, समझ में आ रहा है। एंड द फोर्थ वन, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे करने का मतलब क्या है कि ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे एग्जर्ट करेगा। कहने का मतलब इफ दिस चार्जेस आर लाइक एंड दे आर रिपेलिंग, ओके, एंड व्हाटएवर द फोर्स, सपोज इट इज 5 न्यूटन, then this charge will also find the same force 5 newton but in the opposite direction. Okay, and in the same way, suppose this is a 5 newton attractive, then this will be 5 newton attractive but in the opposite direction. Clear? So what you can say, it obeys Newton's third law. And now fifth one is the changes with medium. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा changes with medium का मतलब क्या है कि देखो, अगर वैक्यूम है, वैक्यूम, ठीक है, तो फोर्स कैसा लगता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पर हम F0 लिख देंगे, अगर यहाँ पर मीडियम है तो मीडियम में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मीडियम की वजह से चेंज हुआ ना। फिर से मैं बोल दूं कि वैक्यूम में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, और ये परमिटिविटी फिर से मैं बोल दूं क्या है, अपोजिशन है। अंदर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करता है, मीडियम कितना उस फील्ड को फॉर्म करने में अपोज करता है, क्या करता है, अपोज, उसको परमिटिविटी बोलते हैं। ये पैराडॉक्स टाइप का है, नाम परमिटिविटी है लेकिन उसका नेचर अपोज है। जितनी परमिटिविटी ज्यादा आप सोच लेना उतना अपोज ज्यादा, जितनी परमिटिविटी कम उतना अपोज कम। तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर देखो परमिटिविटी यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर फोर्स कम होगा, और यहाँ पर परमिटिविटी कम होगी, इसीलिए फोर्स ज्यादा होगा। समझ में आया? ओके, एंड द सिक्स्थ वन, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों पे फोर्स तो लग रहा है, यहाँ पर मैं तीसरा चार्ज लेके आऊं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है वो चेंज नहीं होगा। ये तीसरा चार्ज लेके आओ तो यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर 6 न्यूटन लग रहा है, तो इसके ऊपर भी 6 न्यूटन लगेगा। तो सिर्फ इसके अकेले की बात करूं तो नेट फोर्स इस पे चेंज होगा, नेट फोर्स चेंज होगा मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसके और इसके बीच में जो पहले फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन वाला वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों चार्ज पे, इस पे इसका कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो ये क्या हो गई, सिक्स्थ प्रॉपर्टी के, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। ठीक है, तो ये तो डिस्कशन थोड़ा सा हो गया कूलम्ब्स लॉ का, मैग्नीट्यूड का। किसका डिस्कशन हो गया, मैग्नीट्यूड का। आइए अब डिस्कशन करते हैं उसके वेक्टर फॉर्म का। ठीक है, तो आप इसको पहले अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं, कौन सा, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म क्यों, क्योंकि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम ये फोर्स कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल, सी हियर, दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस। ओके, सपोज टू चार्जेस आर हियर, वन चार्ज इज द Q1, सेकंड चार्ज इज द Q2। एक चार्ज को हमने यहाँ पर सोचो कि इसका पोजीशन वेक्टर कितना है R1 बार और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है R2 बार। ठीक है, और इन दोनों के बीच में
इतना डिस्टेंस है। ओके, और ऐसा हम मान के चलते हैं कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब कि लाइक चार्ज है। कैसा चार्ज है? लाइक चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? हम वो वैक्यूम वाला ही लेंगे, कंसीडर क्या करेंगे? वैक्यूम, मतलब कि ये पूरी सिस्टम किस में है? वैक्यूम में। तो क्या होगा? देखो, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरा हमारा इमेजिनेशन ही है, ठीक है ना। ये चार्ज सिर्फ हमें दिख रहा है, ये हमें नहीं दिख रहा, लेकिन हमें इमेजिन करना होगा कि अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको ये चार्ज कितने डिस्टेंस पे लगेगा? R1 जितने। ये चार्ज कितने डिस्टेंस पे लगेगा? R2 जितने। ठीक है, ये इसको आप कहीं पे भी चेंज कर सकते हो, मतलब कि आप यहाँ पर भी इसको रख सकते हो। तो आपको Q1 कहाँ लगेगा? जहाँ पर आप खड़े हो, और Q2 कहाँ लगेगा? जहाँ पर मतलब कि Q2 कहीं और डिस्टेंस पे लगेगा, R2 डिस्टेंस पे नहीं लगेगा। ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ये देखो, आप कहां से भी देखो, ये जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप कहां से देख रहे हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? ओके, लेकिन हमें अभी ये डायरेक्शन थोड़ी इंडिकेट करनी है, इसीलिए मैंने ऐसा फॉर्मेलिटी किया है। तो R1 बार हुआ, R2 बार हुआ, इनके बीच का डिस्टेंस R12 भी हो सकता है या तो R21 भी हो सकता है। देखिए, हमें पता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं आपको बोल दूं, जब मैं ऐसा लिखूं ना, F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2। फोर्स ऑन 1 बाय 2, ऑन बाय, अब याद रखो क्या? ऑन बाय, पहले ऑन बाद में बाय। फोर्स ऑन 1 बाय 2, मतलब किस पे फोर्स लग रहा है? 1 पे। और वो फोर्स कौन लगा रहा है? 2। फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय द चार्ज Q2। तो फोर्स ऑन 1 बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो यहां पर हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा कि हमें डायरेक्शन मिले। तो वो क्या होगा? R12 कैप। क्या होगा? R12 कैप। R12 कैप क्या है? इट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R12 बार। यूनिट वेक्टर तो आप पहचानते होंगे, आप लोगों ने 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया है। यूनिट वेक्टर मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1। ठीक है, और फिर बाद में हम उस वेक्टर को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर वो बड़ा हो जाएगा, और वो जितना बड़ा होगा वेक्टर, ठीक है, वो हमें क्या बोलेगा कि ये फोर्स कितना ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ डायरेक्शन की बात करना चाहे तो ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हमें शो करेगा, लेकिन इसका अपना मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो इससे क्या हमें फायदा होगा कि हमें डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड में इसके मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर की लैंग्वेज में इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। R12 कैप की क्या वैल्यू है? R12 कैप इज इक्वल्स टू R12 बार अपॉन मोड R12। देखो वैल्यू मोड R12। मोड R12 मतलब कि यहां पर ये वाला डिस्टेंस, ये आप यहां से यहां मेजर करो या यहां से यहां मेजर करो, दोनों सेम ही होगा। R12 बार इज इक्वल्स टू R12 कैप इज इक्वल टू R12 बार अपॉन मोड R12। आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, R12 बार अपॉन R12। ये वेक्टर है, कोऑर्डिनेट है, ये वैल्यू है, इसको डायरेक्टली कट मत करना। ओके, जे कैन नॉट गेट कैंसल्ड, ये आई कैप जे कैप के कैप में आएगा, ये सिर्फ वैल्यू होगी, यू कैन नॉट कैंसल देम। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे यू विल गेट इट। ओके, तो ये समझ आ गया। यहाँ पर मैं बोल दूं, यहाँ पर अगर 1 2 है तो आपको यहाँ पर भी क्या लगाना होगा? 1 2। ये क्या हमें शो करेगा? इसके बीच का डिस्टेंस। तो क्या होगा? देखिए, F12 बार इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू R12 बार। अच्छी तरीके से देखो, जब कैप थी तब यहां पर स्क्वायर था, लेकिन जब बार हो गया तब यहां पर क्या हो गया?
क्यूब हो गया। अच्छी तरीके से याद करना, यहाँ पर बार जब हुआ तब यहाँ पर क्या हो गया, क्यूब। ओके, तो इसको भी अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए। ये R12 बार कैसे सोल्व करें, तो R12 बार इज इक्वल टू क्या होगा, R1 बार माइनस R2 बार। देखो ये दोनों लाइक चार्जेस है, तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ये सामने यहाँ पे देखा फोर्स ऑन चार्ज 1/2, तो ये उस पे कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव। क्यों, क्योंकि ये लाइक चार्जेस है, गिवन Q2 ग्रेटर देन 0। तो ये इसको क्या बोलेगा कि भैया तू मेरे से दूर जा, तू मेरे से दूर, तो दूर जा मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स इस पे लग रहा है। और कौन सी यहां पर मैं ये इंडिकेट कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या होगा, F12 इस डायरेक्शन में। तो अगर आप वेक्टर एडिशन करो तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन। देखो R2 बार प्लस R12 बार इज इक्वल्स टू R1 बार, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये होगा। तो क्या होगा, R12 बार इज इक्वल टू R1 बार माइनस R2 बार। समझ आ रहा है? ओके, अगर देखो ये F12 बार है, अगर हम सोचना चाहे कि F21 बार क्या होगा, तो सेम टू सेम बच्चों थोड़ा सा ही चेंज होगा। यहां पर R12 क्यूब है, R21 क्यूब आएगा और यहां पर R21 बार आएगा। लेकिन R21 बार किधर आएगा, F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज बाय द फर्स्ट चार्ज, एंड दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो यहां पर अब R21 की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अपोजिट। ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा लेकिन सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगी। कहने का मतलब क्या है, या R12 क्यूब लो या R21 क्यूब लो, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों तो सेम ही रहेंगे। यहां पर ये चेंज होगा। कहने का मतलब देखो ऐसा होगा, R21 बार इज इक्वल्स टू माइनस R12 बार। अगर मोड लेते हो R21 इज इक्वल्स टू R12, मोड तो सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, डायरेक्शन। पहले आप यहां से यहां जा रहे थे, बाद में आप यहां से यहां आ रहे हो। यहां कितना गए, कितना यहां पर आए, लेकिन क्या पहले इधर गए थे फिर इधर। तो इस चार्ज पे जब फोर्स लग रहा था तब इस डायरेक्शन में लग रहा था, लेकिन जब इस चार्ज पे फोर्स लगेगा तब इस डायरेक्शन में। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर R21 बार है तो मैं यहां पर R12 कर सकता हूं, और ये दोनों मोड सेम है तो यहां पर भी मैं क्या कर सकता हूं, R12 कर सकता हूं। लेकिन यहां पर जब मैं R12 करूं तब मुझे यहां पर क्या लगाना होगा, माइनस, क्योंकि यहां पर R21 था तो R21 की जगह पर मुझे यह लिखना है तो माइनस R12 लिखना पड़ेगा। तो ये देखो पूरा KQ1 Q2 अपॉन R12 क्यूब क्या है, KQ1 Q2 अपॉन R12 क्यूब, ये है माइनस ऑफ फोर्स ऑन 1/2। तो यहां पर हमें क्या पता चलता है, that these two forces are opposite in the direction but equal in magnitude। अगर आप मोड लोगे F21 तो मोड सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन कैसे आएगी, अपोजिट आएगी। तो यहां से हमें ऐसा पता चल सकता है that this law obeys न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक बात मैं और बोल दूं, अगर Q1 Q2 लेस देन 0 है, Q1 Q2 क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 है तो क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। एट्रैक्शन होगा तो फोर्स ऑन 1/2 इधर आएगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स ऑन 1/2 ये उसको अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा ना, तो उस टाइम पर क्या होगा, देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। तो कहने का मतलब देखो यहां पर क्या होगा, R1 बार प्लस R12 बार, इसको R12 बार बोल दू, इज इक्वल्स टू R2 बार। तो R12 बार इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां पर R12 बार इज इक्वल्स टू R2 बार माइनस R1 बार। पहले हमने R12 बार इज इक्वल टू क्या लिया था, R1 बार माइनस R2 बार, लेकिन अभी हमें क्या मिला, R2 बार माइनस R1 बार। तो ये कब होगा, जब लाइक चार्ज होंगे, और ये कब होगा, जब अनलाइक चार्ज होंगे। ये कब होगा, जब लाइक चार्ज होंगे, और ये कब होगा, जब अनलाइक चार्ज होंगे। अनलाइक चार्ज होंगे तब देखो यहां पर 1 2 है तो 2 1 अनलाइक,
ठीक है, यहाँ पर 1 2 है तो 1 2 सेम सेम, यहाँ पर सेम सेम होगा, यहाँ पर सेम सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बात किसकी हो गई, कूलम्ब्स लॉ की, पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। लेकिन इसको अगर अच्छी तरीके से समझना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमें सॉल्व करने होंगे, लेकिन हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके ऊपर कैसे कैसे एग्जाम्पल आ सकते हैं। वो एग्जाम्पल सॉल्व करने से ये पूरा कंसेप्ट आपका एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।